शुरू किया हम लोगों ने एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है? जनगणना। क्या नाम है? जनगणना। और इस जनगणना में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत को देखा जाए तो जनसंख्या सिद्धांत हमसे दो देखने हम लोगों को, और इस आरओ के पेपर में लगभग अगर आप 2016 समीक्षा अधिकारी का पेपर देखेंगे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोगों से जनसंख्या से, और ये सिद्धांत से भी क्वेश्चन हम लोगों से पेपर में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं। तो ऐसे हमारे दो सिद्धांत हैं, एक माल्थस के नाम जाना जाता है, उसे कहते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, और एक को कहा जाता है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। सिद्धांत 2-3 और हैं, लेकिन हमें वही पढ़ने हैं जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, ये सिद्धांत आया था 1798 में। इनका जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के संबंध को दर्शाता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के साथ साथ वहाँ की खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन्होंने अपने इस सिद्धांत के तहत बताने का प्रयास किया। इनके इस सिद्धांत में देखा गया, इन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है के लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। एक ये चार्ट बनेगा जनगणना के इतिहास से जुड़ा हुआ, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विश्व में, इस पूरे विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक व व्यवस्थित रूप से जनगणना करने वाला सबसे पहला देश जो था, उस देश का नाम था स्वीडन। क्या नाम था? स्वीडन। तो स्वीडन विश्व का सबसे पहला देश है जिसने व्यवस्थित और आधुनिक रूप से अपने देश की जनगणना की थी, और इसने जो जनगणना किया था वो किया था 1749 में। तो ये पहला देश है जिसने सबसे पहले जनगणना की एक आधुनिक तरीके से क्या की? शुरुआत की। क्योंकि हमें भारत की जनगणना के बारे में पढ़ना है, हमें विश्व की जनगणना के बारे में तो अभी देखना नहीं है। तो भारतीय इतिहास के प्रवेश से देखा जाए कैसे क्या मामला बनता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस भारतीय इतिहास की जनगणना के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो हमारा प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत के अंतर्गत क्या मामला है, तो सबसे पहले प्राचीन भारत में देखेंगे। फिर देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में क्या प्रावधान थे, मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि कुछ इससे जुड़ा हुआ मामला है कि नहीं है। फिर इसके बाद आधुनिक भारत में देखेंगे कि आधुनिक भारत में कैसे कहाँ पर क्या हुआ। फिर देखेंगे कि संवैधानिक स्थिति क्या है जनगणना से जुड़े मामलों को लेकर, हमारे संविधान में कैसे क्या सिस्टम है, ये शब्द संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। और फिर उसके सबसे बाद लास्ट में देखेंगे आज़ाद भारत। आज़ाद भारत के बाद कैसे क्या हुआ, इसमें उन चीज़ों को देखा जाएगा। तो एक लाइन में जो हमने लिखा है कि विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक व व्यवस्थित रूप से जनगणना की शुरुआत करने वाला जो पहला देश था वह स्वीडन था, और स्वीडन में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1749 ईस्वी में। प्राचीन भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए कि जनगणना का मामला कैसे आया और क्या प्रावधान है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारा एक प्राचीन वेद है, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। तो इस ऋग्वेद में सबसे पहले इस जनगणना शब्द का उल्लेख किया गया, अर्थात जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमारे जिस वेद में मिला वो हमारा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत तो एक वंश आता है और उस वंश का नाम होता है मौर्य वंश। इस मौर्य वंश में एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था चाणक्य। जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे और उनके अपने राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखी जाती है, और चाणक्य ने जो अपनी एक किताब लिखी थी उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। कहा जाता है कि चाणक्य की इस अर्थशास्त्र में भी जनगणना शब्द का उल्लेख किया गया, और उन्होंने अपने उस समाज को 8 जातियों में बांटा था। कितनी जातियों में? 8 जातियों में। तो चाणक्य ने अपनी इस अर्थशास्त्र में के अंतर्गत भी इस जनगणना शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जनगणना कोई आज का विषय नहीं है कि ये आज आधुनिक भारत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये शब्द दिया गया हो। अगर हम अपने पुरातन इतिहास को उठाते हैं तो प्राचीन समय से ये चीज़ें हमारे यहाँ
चली आ रही हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक वंश हुआ करता था, उस वंश का नाम था मुगल वंश। इस मुगल वंश में एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था अकबर। क्या नाम है? अकबर। और इस अकबर के राज दरबार में एक नवरत्न रहता था, उसका नाम था अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और अबुल फजल के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस किताब को कहा जाता है अकबरनामा। क्या कहते हैं? अकबरनामा। और इस अकबरनामा का तीसरा जो खंड है, इसका जो तीसरा खंड है, जिसे इतिहास में एक नाम दिया गया है और वो नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में ये उल्लेखित है कि अकबर ने अबुल फजल को जनगणना का अध्यक्ष बनाया था। तो इसका मतलब अबुल फजल अकबर के शासनकाल में जनगणना से जुड़े हुए कार्यों को देखता था और इसका जो उल्लेख है वो आईने अकबरी में है, क्योंकि आईने अकबरी का जो तीसरा खंड है वो अकबर के शासन व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो आईने अकबरी में देखा गया कि अबुल फजल जो है उसे जनगणना विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और ये अध्यक्ष किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ये हमारा मध्यकालीन भारत के समय की बात है। आधुनिक भारत के समय पर अगर देखा जाए कि आधुनिक भारत में कैसे क्या मामला है, तो यहाँ पर अगर हम देखें आधुनिक भारत में भारत के जिस शहर की, भारत का वो पहला शहर जिसकी सबसे पहली जनगणना हुई थी, वो भारत का पहला शहर हुआ करता था ढाका। तो ढाका भारत का पहला ऐसा शहर है जिसकी सबसे पहली जनगणना हुई थी। और ढाका, क्योंकि अब तो ये विभाजन के बाद अब ये बांग्लादेश में है, तो ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अगर देखा जाए कि वो ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारत का वो पहला स्थान कौन सा था जिसकी जनगणना सबसे पहले हुई थी, तो वो ढाका था। और ढाका में जो ये जनगणना की गई थी, ये की गई थी 1830 में। और ये काम करने वाले जो भाई साहब थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो हमें याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये पहले ब्रिटिश ऐसे अधिकारी थे जिनके द्वारा सबसे पहले जनगणना के कार्यों की शुरुआत की गई थी। और इन्होंने इसी क्रम में 1830 में ढाका के शहर की सबसे पहली क्या कराई थी? जनगणना कराई थी। तो इनके द्वारा सबसे पहला ये प्रयास किया गया था। इसी कड़ी में चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इस बार जो पीसीएस 2023 का पेपर आया था उसमें इस बार भी जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि क्वेश्चन दोनों सरल थे, लेकिन क्वेश्चनों को लेकर थोड़ा विवाद भी था। इसके बाद के अगर चीज़ों को देखें कि इसके बाद का क्या मामला है, तो ये मामला आता है 1872 में। 1872 के समय कहते हैं कि एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। और कहा जाता है कि जो लॉर्ड मेयो हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले भारत में जनगणना की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो भारत की जो पहली जनगणना की गई वो 1872 में की गई। देखो 72 और 30 में अंतर क्या है? ये 30 केवल ढाका के लिए था और 1872 में जो जनगणना की जाती है ये पूरे भारत में की जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत की गई पूरे भारत में, वो किसके द्वारा की गई? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और भारत की पहली जनगणना होती कब है? 1872 में होती है। 1872 में जो ये जनगणना की जाती है लॉर्ड मेयो के द्वारा, कहा जाता है कि ये जो जनगणना थी भारत की, ये पहली अनियमित जनगणना थी। ये पहली क्या थी? अनियमित जनगणना थी। तो ये एक अनियमित जनगणना थी। अनियमित जनगणना का मतलब ये हुआ कि एक कोई इसका फिक्स कार्यकाल नहीं था कि इतने वर्षों के बाद फिर जनगणना की जाएगी। तो ये अनियमित जनगणना थी। 1872 में शुरू हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में चीज़ें होती हैं। इतिहास इसी क्रम में आगे बढ़ता है और इसी क्रम में इन चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इतिहास जब आगे बढ़ा तो ये मामला गया 1881 में। 1881 में एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम होता है? लॉर्ड रिपन। और जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो विकल्प में लॉर्ड लिटन जरूर रहता है। तो हमें याद रखना है कि लिटन नहीं था, रिपन था। और मामला कब का है? 1881 में। लॉर्ड रिपन ने 1881 में ये भारत की जनगणना कराते हैं और ये 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना थी। तो हमें ये याद रखना है कि भारत की पहली जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई
वो कब हुई? 1881 में हुई। और किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नियमित जनगणना का मतलब ये हो जाता है कि 1881 से ये कहा गया कि अब आज से भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर, कितने वर्षों के अंतराल पर? 10 वर्षों के अंतराल पर भारत की क्या की जाएगी? जनगणना की जाएगी। तो भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में की गई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की जाती है और ये 10 वर्षों के अंतराल में शुरुआत जनगणना की गई। जब 1881 में भारत की जनगणना की गई पहली बार, तो उस समय भारत की जो आबादी हुआ करती थी वो 18 करोड़ थी। हमें याद रखना है कि पहली जब नियमित जनगणना की गई देश की, तो आबादी जितनी बताई गई वो आबादी 18 करोड़ थी। कितनी थी? 18 करोड़ थी। अर्थात अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझें कि पहली जो जनगणना की गई नियमित वो 1881 में की गई और 1881 के समय हमारी जो आबादी हुआ करती थी वो 18 करोड़ थी। कितनी थी? 18 करोड़ थी। इसी क्रम में चीज़ें आगे बढ़ी और आगे ये बढ़ी, दूसरी जनगणना हुई। वो जनगणना होती है 1891 में, क्योंकि अब प्रत्येक जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होगी। अगर प्रत्येक जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होगी तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि पहली जब नियमित जनगणना कराई गई, पहली ये 1881 में हुई और पहली जब 1881 में हुई तो आबादी कितनी थी? 18 करोड़ थी। फिर दूसरी नियमित जनगणना होती है 1891 में और इसमें देश की आबादी हो जाती है बढ़कर 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ है। तो देश की आबादी लगभग 20 करोड़, 20.03 करोड़ होता है, तो मैं लगभग बता रहा हूँ। इसके बाद तीसरी जब जनगणना होती है तो ये होती है 1921 में और ये आबादी बढ़कर हो जाती है 23 करोड़। कितनी हो जाती है? 23 करोड़। मतलब आबादी बराबर क्या कर रही है? बढ़ रही है। और फिर उसके बाद चौथी बार जनगणना होती है तो ये होती है 1911 में और ये आबादी बढ़कर हो जाती है 25 करोड़। कितनी हो जाती है? 25 करोड़ हो जाती है। इसके बाद पांचवी जब नियमित जनगणना होगी और ये 1921 में होती है और जब 1921 में होती है तो ये आबादी घटकर 24 करोड़ के आसपास हो जाती है। कितनी हो जाती है? 24 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1911 से इस 1921 के बीच में लगभग, यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग देश में 1.5 करोड़, कितने करोड़? 1.5 करोड़ की जो आबादी थी ये आबादी कम हो गई थी। 1.5 करोड़ की आबादी कम हुई। 1881 से आबादी बढ़ती चली आ रही थी और 1921 के आसपास आकर आबादी हमारी क्या होती है? कम हो जाती है। और ये पहली बार कम आबादी के जो आंकड़े आते हैं वो 1921 में आते हैं। इसीलिए इस 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और हम लोगों से पेपर में यही पूछा जाता है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया, तो वो वर्ष हमारा कौन सा है? 1921 है। इसलिए क्योंकि इस समय आबादी कम हुई थी और आबादी के कम होने के पीछे कोई बड़ा कारण ये नहीं था कि ब्रिटिश, हमें ये भी याद रखना है कि हम गुलाम हैं, तो ब्रिटिश स्वास्थ्य सेवाओं पर उतना ध्यान नहीं देते थे हम लोगों के। अगर हमने कहा कि ये आबादी कम हुई तो आबादी कम होने का एक बड़ा कारण ये था कि इस समय देश में प्लेग जैसी महामारियां फैली हुई थी और उस महामारी के फैलने की वजह से देश में एक बड़ी आबादी खत्म हो जाती है। और अगर हमसे दशक पूछें कि देश में किस दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे निम्नतम थी, तो वो दशक हो जाता है हमारा 1911 से लेकर 1921 तक। मतलब फिर आप दशक मतलब फिर 10 वर्षों को बताना है कि इस 1911 से इस 1921 के बीच में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो क्या थी? कम हो गई थी। और लगभग कितनी हो गई थी? 24 करोड़। तो ये याद रखना। हो सकता है वो हमसे सन ना पूछें, वो हमसे ये पूछें कि किस क्रम के नियमित जनगणना को भारत का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? 5वें को। भाई पहला फिर 10 वर्ष अंतराल के बाद जनगणना होती रहती है। फिर 1931 में हुई, फिर 1941 में हुई, फिर 1951 में हुई। मतलब 1951 में अब अगर आप आएंगे तो किस नंबर पर होगा? 8वें नंबर पे। भाई 6वें नंबर का 1931, 7वें नंबर का 1941 और 8वें नंबर का 1951। तो हमें ये याद रखना है, ये होती है हमारी जनगणना 1951 की।
तो हमें याद रखना है कि देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि 47 में हम आज़ाद हो रहे हैं, अब जो जनगणना हो रही है वो आज़ादी के बाद हो रही है। तो देश में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार जनगणना कब हुई? 1951 में। तो स्वतंत्र भारत के बाद ये पहली जनगणना है और क्रम से किस नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। और जब 1951 में जनगणना की गई तो उस समय देश की आबादी 36 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 1 लाख अंग्रेज भी थे। तो हमें ये याद रखना है कि 1951 के समय देश की जो आबादी हुआ करती थी वो आबादी कितनी थी? 36 करोड़ थी। तो स्वतंत्र भारत के बाद जो पहली बार जनगणना की गई वो 1951 में की गई। इसी के बाद पहला परिसीमन आयोग गठित होता है, 1952 में होता है। तो ये इनका मामला था, आधुनिक भारत का मामला था। फिर उसके बाद जनगणना होती रहेगी और उनसे संबंधित आंकड़े समय समय पर देते दिए जाते रहेंगे। तो जनगणना के इतिहास को अगर हम समझें तो हमने सबसे पहले आपको बताने का प्रयास किया कि विश्व में आधुनिक और व्यवस्थित रूप से जिस देश ने सबसे पहले जनगणना की थी उसका नाम था स्वीडन, और इसने जनगणना कब की थी? 1749 में। भारत के परिवेश में देखें तो भारत में, प्राचीन भारत में जनगणना का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया। मौर्य वंश के अंतर्गत चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी इस जनगणना शब्द का क्या होता है? उल्लेख होता है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुगल वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर। अकबर के 9 रत्नों में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी और अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं। और इसी आईने अकबरी में देखा गया कि अबुल फजल को जनगणना विभाग का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात अकबर के शासनकाल में भी जनगणना जैसे प्रावधान उपलब्ध थे। आधुनिक भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जिस शहर की जनगणना सबसे पहले हुई वो शहर हमारा ढाका हुआ करता था, और इसकी जनगणना होती है 1830 में। जो व्यक्ति करता है उसका नाम होता है विलियम बेंटिंग। इसके बाद 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा पूरे भारत की पहली बार जनगणना की जाती है। ये हमारी पहली अनियमित जनगणना थी क्योंकि ये कोई वर्षों के क्रम के अंतराल पर प्रावधान नहीं था। फिर इसी क्रम में 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत की पहली नियमित जनगणना कराई गई और ये कहा गया कि अब भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होगी। और जब 1881 में देश में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी तो उस समय देश की आबादी कितनी थी? 18 करोड़ थी। तो 1881 में आबादी हमारी 18 करोड़ थी। 1891 में जब दूसरी बार कराई गई तो आबादी हमारी 20 करोड़ बढ़कर हो गई। जब तीसरी बार 1901 में कराई गई तो आबादी बढ़कर 23 करोड़ हो गई। और जब 1911 में कराई गई तो आबादी बढ़कर 25 करोड़ हो गई। और जब 5वीं नियमित जनगणना कराई गई 1921 में तो हमारी आबादी घटकर 24 करोड़ के आसपास हो जाती है। और ये जो आबादी थी ये आबादी में बहुत बड़ी गिरावट थी, बहुत बड़ी गिरावट थी। इसीलिए इस 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में घोषित किया गया और 1911 से 1921 के दशक को महान विभाजक वर्ष दशक कहा जाता है। तो दशक में ये पूरा बताना है और अगर सन पूछें तो ये 1921 में बताना है। इसी क्रम में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है और ये 8वें क्रम की जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की पहली थी। और इस समय हमारे देश की जो आबादी थी वो आबादी क्या थी? 36 करोड़ थी। पेपर में हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था, हम आपको क्वेश्चन देंगे भी अभी, कि भारतीय जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं। उसमें था कि समय के साथ साथ देश की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ती गई या घटती गई, पहले बढ़ी फिर कम हुई, ऐसे करके वो विकल्प आपको मिलेंगे। 1921 में तो आबादी हमारी कम हुई, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आबादी कम नहीं होगी, क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम 1881 से अब तक में देखें तो देश की आबादी लगातार क्या रही? बढ़ती रही है। और आप वर्तमान में तो हम नंबर 2 से नंबर 1 पे आ गए हैं। अब 1 के आगे कोई अंक नहीं है, नहीं तो हम लोग वहाँ भी पहुँच जाए। तो हम लोगों को याद रखना है कि इस समय आबादी के हिसाब से विश्व में हम नंबर 1 पे हैं। और हमें ये याद रखना है कि बढ़ती हुई आबादी, इस जनसंख्या को अगर आप एक सामाजिक नज़रिए से देखेंगे तो ये बढ़ती हुई आबादी एक सरदर्द है देश के लिए,
लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्या है, बाजार है। दुनिया के बड़े बड़े खुर्रम खां लोग भारत को आते हैं, सलामी मारते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है ये देश की आबादी, जनसंख्या। फेसबुक जैसी जो कंपनियां हैं दूसरे देशों से बदतमीजी कर देती हैं, भारत से बदतमीजी नहीं करती हैं, क्योंकि पता है कि भारत से बदतमीजी करने का मतलब ये हुआ, अगर सरकार ने मना कर दिया तो रातों रात इसके शेयर नीचे गिर जाएंगे। तो भारत की जो बढ़ी हुई आबादी है ये भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार है। एक नज़रिए से ये सरदर्द है, लेकिन आर्थिक नज़रिए से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के दम पर दुनिया के सारे लोग हमसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे एक चिंटू का परिवार है मान लो, और चिंटू के परिवार में सिद्धांत है हम दो हमारे दो, मतलब घसीटे घसीटे चिंटू के यहाँ 4 लोग हैं। और एक परिवार है जब्बा का, और जब्बा का सिद्धांत है हम दो हमारे कई। ये जब्बा का सिद्धांत है, हम दो हमारे कई। कुल मिलाकर जब्बा के यहाँ कम से कम घसीटे घसीटे 50 लोग हैं, घसीटे घसीटे 50 लोग हैं, और जब्बा के यहाँ घसीटे घसीटे 4 लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि समाज में चिंटू की प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी भाई, चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे स्वास्थ्य की बात करो, चाहे जिस मामले की बात करो, चिंटू का परिवार जब्बा के परिवार से अच्छा होगा। और लोग चिंटू की परिवार को प्राथमिकता भी देंगे, निमंत्रण भी देना होगा तो सब परिवार जब्बा को नहीं मिलेगा, चिंटू को मिलेगा कि भैया अरे इनका सब परिवार देख, मतलब वो हम कारीगर के पहले व्यवस्था करी, क्योंकि 50 ये पति पत्नी वाला वे है, इमा लड़का नहीं जोड़ा है, हम समझ रहे हैं, लड़कन कभी हम नहीं जोड़ा है। तो देखो हर जगह इन्हें अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन मान लो गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ है, डाटा बदल गया, तो गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो जो उम्मीदवार होगा वो चिंटू जैसे पता नहीं कितने घर छोड़ देगा, किसके लिए, जब्बा के लिए, कि भैया यह घर न छूटे, क्योंकि इनके खेत जितनी वोटें हैं उतनी वोटों से तो आदमी जीतत है। यही ले भैया अगर इस तरह के अगर 2 घर मिल गए तो हम सामने वाले को क्या दे देंगे, लीड दे देंगे। ठीक ऐसे ही होता है इस आबादी में भी। तो बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक ताकत भी है, और इसी की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की अपनी एक अलग पहचान भी है। तो ये डाटा है, इससे संबंधित चीज़ों को फ़ोटो खींच लीजिए, आगे बता दें आपको। इसमें ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। हम लास्ट में लिखा भी देंगे, अभी आप फ़ोटो खींच लो गखली बस लास्ट में हम आपको लिखा देंगे।